आज थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको सूचना मिल गई होगी, मिल गई सूचना। थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीच में। कल से आपकी क्लास वापस सेपरेट कर देंगे। न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स सेपरेट क्लास लगाएंगे। कल से वापस हम जयपुर स्टार्ट करेंगे। जयपुर पढ़ रहे थे ना हम, ओल्ड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। हम जयपुर पढ़ रहे थे। जयपुर में हमने मिर्जा राजा जय सिंह तक पढ़ लिया था। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद सवाई जय सिंह पे हम कल से बात करेंगे। आज एक पुराना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वापस। फिर कल से न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट सेपरेट क्लास लग जाएगी आपकी। तो कल से वापस जयपुर स्टार्ट करेंगे और जो आज स्टार्ट हो रहा है वो आपका न्यू स्टूडेंट्स का रेगुलर चलता रहेगा। क्लियर? देखिए, बात करेंगे हम राजस्थान के इतिहास को लेकर। किसको बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? राजस्थान के इतिहास को लेकर हम बात करेंगे। देखो, राजस्थान इतिहास की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें इतिहास शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द का अर्थ हमें पता चलेगा, फिर हम किसके ऊपर बात करेंगे? राजस्थान के इतिहास को लेकर। देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, इतिहास। इस इतिहास शब्द का अर्थ होता क्या है? देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ होता है, इतिहास में हम अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। किसी घटना के बारे में, किसी युद्ध के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। हम क्या कहते हैं? कि ऐसा ही हुआ होगा। जैसे मैं कहूं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हमें कैसे पता कि 1576 में हुआ या 1576 में हुआ? हम कहते हैं कि एक तरफ अकबर की सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह कच्छावा जयपुर वाले ने किया था। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी जिसका नेतृत्व हकीम का सूरी ने किया था। तो ये बातें हम करते कैसे? हम ये अनुमान लगाते कैसे? और इस घटना को, इस हल्दी घाटी के युद्ध को हम इतिहास में पढ़ते भी हैं। मतलब इतिहास का एक भाग है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हम अनुमान लगाते हुए हम कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि एक तरफ से अकबर की सेना आई होगी, एक तरफ से महाराणा प्रताप की सेना आई होगी। हल्दी घाटी राजसमंद में 1576 में ये युद्ध हुआ होगा। तो इस अनुमान के आधार पर हम इस घटना को पढ़ते हैं इतिहास में। तो इतिहास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऐसा ही हुआ होगा। अब बात कही मैंने आपको कि हम अनुमान लगाते हैं, तो इन अनुमान को हम किस आधार पर लगाते हैं? हमें ऐसी क्या बातें पता चली जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हल्दी घाटी का युद्ध उस समय हुआ होगा? ये अनुमान हम किस आधार पर लगा रहे हैं? तो देखिए, इतिहास में हम उन घटनाओं को सम्मिलित करेंगे जिनके पर्टिकुलर क्या हो, हमारे पास कोई ना कोई साक्ष्य हो, कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि भाई 1776 में हुआ, महाराणा प्रताप अकबर की सेना थी, क्या थी, उस बात का साक्ष्य क्या है आपके पास, उस घटना का साक्ष्य क्या है। तो इतिहास में हम किन घटनाओं को सम्मिलित करते हैं उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतिहास में निम्न घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। किया जाता है। अब इतिहास में हम जैसे बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, तो इन बातों को हमने इतिहास में किस आधार पर स्थान दिया? इनको इतिहास में स्थान देने का आधार क्या था? किन बातों के आधार पर हमने इन घटनाओं को इतिहास में स्थान दिया? तो मैं कह सकता हूं कि हम इतिहास में उन घटनाओं को स्थान देते हैं या उन घटनाओं को शामिल करते हैं जिसके हमारे पास क्या हो? साक्ष्य उपलब्ध हो। क्या उपलब्ध हो? साक्ष्य। उसका कोई ना कोई प्रूफ हो हमारे पास, तभी उस घटना को हम इतिहास में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। तो हम इतिहास में ऐसी घटना को शामिल करते हैं जिसके क्या हो? साक्ष्य हो। अब साक्ष्य कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो उस समय के जो इतिहासकार, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा होगा इस घटना को, तो वो हमारे पास प्रूफ हुआ। हम हल्दी घाटी के उस युद्ध मैदान में गए, वहां पे हमने खुदाई की, तो युद्ध के कुछ साक्ष्य मिले, तलवारें निकली, घोड़ों के पद चिन्हों के हमें साक्ष्य मिले, तो ऐसे हमें वहां से प्रूफ मिले। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इस जगह पे ये युद्ध हुआ था। और इतिहासकारों की पुरानी किताबें हम जब पढ़ें तो उसमें भी इस घटना का उल्लेख है, जो उस समय के इतिहासकार थे। तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ? एक साक्ष्य हुआ। तो इन साक्ष्यों के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ था, ये लोग आए थे, इन सेनाओं ने आपस में यहाँ पर युद्ध किया था। क्लियर आ गई बात समझ में? एक तो क्या होना जरूरी है? साक्ष्य होना जरूरी है। दूसरा क्या होना जरूरी है? क्रमबद्धता होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है?
क्रमबद्धता होना आवश्यक। मतलब हम इतिहास में उन घटनाओं को शामिल करते हैं जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो और जो एक क्रमबद्ध रूप में हो। अब क्रमबद्धता से मतलब क्या है? देखो, क्रमबद्धता से मतलब क्या है कि हम सीधा 1576 हल्दीघाटी की बात नहीं करते हैं, हम उससे थोड़ा सा पहले आते हैं। हम कहते हैं 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, फिर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक इस समय हुआ, चित्तौड़ में उनका यह जन्म हुआ, ऐसे वो बड़े हुए, फिर अकबर से इस प्रकार से उनकी शत्रुता हुई और फिर जाके ये युद्ध हुआ। तो एक क्रम के रूप में सीक्वेंस चल रहा है, एक सीक्वेंस में सारी घटनाएं चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इतिहास में हम उन घटनाओं को ही शामिल करते हैं जिसके लिए हमें अन्य जानकारी उसके पीछे की भी मिले। जैसे हम सीधा इतिहास में हल्दीघाटी का युद्ध नहीं पढ़ते, हम पहले महाराणा प्रताप का जन्म पढ़ते हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन थे, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर अकबर से शत्रुता के क्या कारण रहे, फिर हम जाके हल्दीघाटी की बात करते हैं। तो एक क्रमबद्धता भी इतिहास में होना क्या है, जरूरी है। उसके अलावा और क्या होना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं जो मानव के भौगोलिक व सामाजिक जीवन को क्या करें, जीवन को प्रभावित करें। अब जैसे मैं इसी के एग्जाम्पल की बात करूं, हल्दीघाटी के युद्ध की, तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, कहते हैं कि काफी संख्या में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। तो मानवों का एक सामाजिक और भौगोलिक जीवन प्रभावित होगा। जैसे अगर अकबर की सेना थी, उसने गोगुंदा में अपना पड़ाव डाला, तो उस गोगुंदा के पूरे एरिया को उन्होंने प्रभावित किया। भौगोलिक जीवन वहाँ के लोगों का प्रभावित हुआ, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोगों का उसमें आर्थिक नुकसान हुआ। तो लोगों के भौगोलिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो हम संपूर्ण इतिहास में उन सभी घटनाओं को सम्मिलित करेंगे जिनके कोई ना कोई क्या हो, साक्ष्य हो, क्रमबद्धता हो उन घटनाओं में, और उन घटनाओं के कारण मानव का भौगोलिक और सामाजिक जीवन क्या हुआ हो, प्रभावित हुआ हो। मैं क्या ऐसी घटना को कह सकता हूँ, आज वो भाई मेरे पास आया, उसने बोला सर 100 साल पहले मेरे दादाजी ने शेर से लड़ाई की थी। मैं कहा भाई क्या सबूत है आपके पास? कि सबूत तो नहीं है, पर मेरे पापा ने मुझे बताया, पापा को दादाजी ने बताया था। क्या इस घटना को मैं इतिहास में लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता हूँ। सबूत है क्या? साक्ष्य है? नहीं है। पर ऐसी घटनाओं को तो लिख सकते हैं ना जिनके क्या उपलब्ध हो, साक्ष्य उपलब्ध हो। तो साक्ष्य होना जरूरी है, क्रमबद्धता होनी जरूरी है, और उससे मानव का भौगोलिक और सामाजिक जीवन भी क्या होना जरूरी है, प्रभावित होना जरूरी है। क्लियर आ गई क्या मेरी बात सबको? ये समझ में कि इतिहास होता क्या है और इतिहास में किन घटनाओं को हम शामिल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर है सबको? अब देखिए थोड़ी सी अगर आगे की मैं बात करूं आपके सामने, तो हम कहते हैं कि जो इतिहास है उसमें क्या होना जरूरी है, साक्ष्य होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है? साक्ष्य। अब ये साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? ये साक्ष्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य। और कौन से हो सकते हैं? साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? विदेशी विवरण। क्या हो सकते हैं? विदेशी विवरण। ये 3 प्रकार के साक्ष्य हमारे पास हो सकते हैं। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य क्या होंगे? ऐसे साक्ष्य जो किस रूप में हो? शिलालेख के रूप में हो, अभिलेखों के रूप में हो। अच्छा, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं, अभिलेखों के रूप में हो, कोई पुरानी स्थापत्य संरचना हो, स्थापत्य संरचना हो। इस स्थापत्य संरचना से मतलब क्या है? कोई पुराना किला बना है, मंदिर बना है, कोई दरगाह बनी हुई है, या कोई छतरी बनी हुई है, तो ये सारे क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो स्थापत्य के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख में सारी बातें आती है। शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, मुद्रा अभिलेख हो गया, गुहा अभिलेख हो गया, ताम्रपत्र अभिलेख हो गया, ये सारे किस में आते हैं? अभिलेख में आते हैं। देखो अभिलेख का सीधा सा मतलब क्या होता है, एक मतलब समझना। अभिलेख का मतलब ये होता है, अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, मतलब एक ऐसा लेख जो किसी कठोर सतह पे लिखा गया हो। मैं कहूँ एक सॉलिड सरफेस पे मैं जो भी लिखूंगा, एक पत्थर है, पत्थर सॉलिड होता है, उसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा?
अभिलेख बन जाएगा। एक स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ के ऊपर कुछ लिखा, पीछे का सरफेस क्या है, सॉलिड है, ठोस है, तो एक कठोर सतह पे जो भी हम लेख लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे। अब ये अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं अभिलेख में? अभिलेख में हमारे शिलालेख होते हैं, उसके अलावा गुहाभिलेख होते हैं। गुहाभिलेख का मतलब क्या होता है? देखो, शिलालेख जो एक पत्थर के ऊपर लिखे हों, गुहाभिलेख जो गुफाओं में लिखे हुए हों, क्लियर। उसके अलावा मुद्राभिलेख, जैसे पहले सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के चलते थे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था, मुद्रा के ऊपर जो लिखा है उसको क्या कहेंगे, मुद्राभिलेख कहेंगे। उसके अलावा स्तंभाभिलेख होते हैं, मतलब स्तंभ के ऊपर लिखे गए हों, क्लियर। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ताम्रपत्र अभिलेख हो सकते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख क्या होते हैं? तांबे की एक स्लेट टाइप होती है, उस स्लेट के ऊपर कुछ लिखा गया हो, उसको क्या कहते हैं? ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। ये सारे किस में आते हैं? अभिलेख में आते हैं। अब स्थापत्य संरचना की बात करूं तो स्थापत्य संरचना में क्या हो सकता है? किले हो सकते हैं, दुर्ग हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, छतरी हो सकती है, हवेलियां हो सकती है। ये सब किस में आते हैं? स्थापत्य संरचना में आते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है? अन्य की बात करूं अगर मैं इसमें, अन्य में और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा मैं कहूं जैसे कोई मद्रभांड हो गया, मद्रभांड वो अन्य वस्तुएं। अब ये मद्रभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी से बने हुए बर्तन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से मद्रभांड मिलते हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन मिलते हैं खुदाई में, उनको मद्रभांड बोलते हैं। तो ये जो समस्त साक्ष्य हैं वो किस प्रकार के साक्ष्य होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें अभिलेख होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? कठोर सतह पर उत्कीर्ण ये सभी बातें। स्थापत्य में ये सारी बातें आती है और अन्य में ये सभी वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? पुरातात्विक साक्ष्य में। एक साक्ष्य होते हैं कौन से? साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। अब ये साहित्यिक साक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से साक्ष्य? धार्मिक साक्ष्य। और एक कौन से होते हैं? धर्मेतर साक्ष्य। अब देखो धार्मिक साक्ष्य में क्या आएगा? पहली बात तो साहित्यिक का मतलब क्या होता है? जो लिखावट के रूप में मिले, जो किसमें हुए? लिखित रूप में जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हें कौन से साक्ष्य कहते हैं? साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। अब साहित्यिक साक्ष्य लिखित रूप में कौन कौन से होते हैं? धर्म से संबंधित भी हो सकते हैं, और धर्मेतर का मतलब होता है जो धर्म से संबंधित नहीं हो, मतलब धर्म से इतर हो, वो जो धर्म से संबंधित नहीं हो वो धर्मेतर साक्ष्य, और जो धर्म से संबंधित हो वो धार्मिक साक्ष्य। तो देखो धार्मिक साक्ष्य में क्या क्या हो सकता है? रामायण हो सकती है, भगवत गीता हो सकती है, पुराण हो सकती है, बाइबिल हो सकती है। ये सारे कौन से साक्ष्य हैं? धार्मिक साक्ष्य। और धर्मेतर साक्ष्य में कुछ भी हो सकता है, जो भी किताबें इतिहासकारों ने लिखी है वो सारी इसमें आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। तो ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने। तो ये क्या धर्म से संबंधित थोड़ी थी? ये मुगल कालीन जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उससे संबंधित थी। तो ये हमें मुगल काल की जानकारी देती है। तो ये भी साहित्यिक साक्ष्य हुआ, और कौन सा हुआ? धर्मेतर साक्ष्य हुआ। क्लियर आ गई क्या ये बात समझ में? उसके बाद कौन से साक्ष्य आते हैं? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण सीधी सी बात है, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित। ये जो साहित्यिक साक्ष्य थे ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखे थे, और विदेशी विवरण मतलब विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखित। जैसे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की, कर्नल जेम्स टॉड को हम राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि कर्नल जेम्स टॉड ने 2 किताबें लिखी, और उन 2 किताबों में उन्होंने संपूर्ण राजस्थान की जानकारी हमें दी। तो कर्नल जेम्स टॉड कौन था? विदेशी था, और अपने विवरण में उसने राजस्थान की जानकारी दी, जिससे हमें राजस्थान के बारे में समझने को मिलता है। तो हम उसको विदेशी विवरण के अंतर्गत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो ये साक्ष्य कितने प्रकार के हुए हमारे? 3 प्रकार के हुए, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। क्लियर? तो इन साक्ष्यों के आधार पर हमें जिन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उन घटनाओं को हम कहां स्थान देते हैं? इतिहास में स्थान देते हैं। उसके अलावा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में चीजें किस में होनी चाहिए? जैसे आप महाराणा प्रताप को पढ़ोगे तो महाराणा प्रताप को केवल हल्दीघाटी के लिए जानते हैं क्या? नहीं जानते। महाराणा प्रताप को पढ़ना है तो उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ,
कब हुआ, ये सारी बातें। फिर उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, वो राजा कैसे बने, अकबर के विरुद्ध उनके जो संबंध खराब हुए वो कैसे हुए, फिर युद्ध कैसे हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा युद्ध लड़ा वो कैसे हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अपना राज्यकार्य कैसे संभाला, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, छत्री कहाँ बनी हुई है। ये एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम? अगर ये बातें सीक्वेंस में नहीं होती तो क्या हमें समझ आती? क्या नहीं आती। और अगर सीक्वेंस में एक क्रम में नहीं होती तो हम उन्हें इतिहास में स्थान भी नहीं देते। हमें केवल महाराणा प्रताप के बारे में यह पता होता कि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है, बस। इसके अलावा कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती, कोई क्रम हमारे पास नहीं होता। तो क्या हम उस घटना को इतिहास में स्थान दे सकते थे? क्या नहीं दे सकते थे। उसके अलावा ऐसी घटनाएं जो मानव के भौगोलिक और सामाजिक जीवन को क्या करे, प्रभावित करे। जैसे मैं आपको कहूं कि 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया और भारत में मुस्लिम सत्ता का क्या हुआ, आरंभ हुआ। सबको क्लियर है ये बात कि 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया, जिसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और सल्तनत काल का आरंभ हुआ। और उसके बाद भारत के केंद्र में जो शक्ति थी वो मुस्लिम सत्ता थी। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, जब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होगी तो मुस्लिम समुदाय का प्रभाव बढ़ेगा, तो जो भारतीय लोग हैं उनका जो सामाजिक जीवन है उसके ऊपर भी मुस्लिम संप्रदाय का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बदलाव होंगे। जैसे कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीतेगा तो उसके राज्य का विस्तार होगा, तो भौगोलिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तो अगर ऐसी कोई घटना जो मानव के भौगोलिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करे तो उसे भी हम क्या करेंगे, इतिहास में स्थान देंगे। क्लियर हो गई ये बात सबको? फिर हमने बात की कि जो साक्ष्य होते हैं वो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के साक्ष्य हमने पढ़े। विदेशी विवरण हो सकता है, साहित्यिक साक्ष्य हो सकता है और पुरातात्विक साक्ष्य हो सकता है। ये बातें समझ में आ गई क्या? सबको क्लियर है? चलिए अब मैं थोड़ी सी अगर आगे की बात करूं तो मैं कह सकता हूं क्या कि हम बात करते हैं थोड़ी सी भारतीय इतिहास की। अगर मैं बात करूं, देखो प्रत्येक क्षेत्र का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस क्षेत्र को आरंभ करने का काम करता है या उस क्षेत्र के विषय में विशेष जानकारी देने का काम करता है, जिसको हम उस क्षेत्र का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि साइंस में है तो केमिस्ट्री का जनक हम किसी और को पढ़ते होंगे, बायोलॉजी सब विषय का जनक हम किसी और को पढ़ते होंगे, गणित का जनक हम किसी और को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इतिहास का भी तो कोई ना कोई जनक होगा। तो हम रहते हैं भारत में तो हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे, तो भारतीय इतिहास का जनक हम किसको मानेंगे? फिर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के इतिहास का जनक हम किसे मानेंगे? थोड़ी इस पर चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि भारतीय इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब ये हेरोडोटस क्या कौन था? ये हेरोडोटस एक यूनानी यात्री था। कौन था? यूनानी यात्री। इस यूनानी यात्री हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? हिस्टोरिका। अब इस हिस्टोरिका पुस्तक में ऐसा इसने क्या लिख दिया कि हमने इसको भारतीय इतिहास का पिता कह दिया। भाई, हम अगर किसी विदेशी व्यक्ति को हमारे भारत के इतिहास का जनक कह रहे हैं तो इसने ऐसा क्या काम किया अपनी इस पुस्तक में कि हमने इसको भारतीय इतिहास का पिता कहा। देखो, क्या हेरोडोटस से पहले भारत के कोई लोग ऐसे नहीं हुए होंगे जिन्हें लिखना नहीं आता हो या उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी हो? ऐसा हुआ होगा ना, भारतीय लोगों ने भी तो लिखी होगी, पर हमने हेरोडोटस को ही भारतीय इतिहास का पिता क्यों कहा? इसका क्या विशेष कारण रहा? हाँ, सीक्वेंस में लिखा था। वेरी गुड। देखो, इतिहास का पिता क्यों कहा हमने हेरोडोटस को? क्योंकि इसने इन तीनों बातों का ध्यान रखा। इसने भारतीय इतिहास को अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इस तरीके से लिखा कि हम उसको पढ़ के इतिहास की वास्तविक जानकारी को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। आज मैं अगर 10 पेज का एक लेख लिखूंगा, उस 10 पेज में मैं उसको सीक्वेंस में नहीं लिख के कुछ घटनाएं एक पेज पे लिख दूंगा, फिर कुछ पीछे लिख दूंगा, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमाऊंगा और आपको पढ़ने के लिए दूंगा। क्या आप उससे सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं सारे पेज की नंबरिंग करूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में एक घटना को स्टार्ट करते हुए एंड तक लेके जाऊंगा और फिर आपको पढ़ने को दूंगा, आप समझ पाएंगे। हेरोडोटस ने यही काम किया था
कि इतिहास को क्रमबद्ध रूप से एक व्यवस्थित रूप से लिखा, जिसको पढ़ के हम इतिहास के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस को क्या कहा? भारतीय इतिहास का जनक कहा। क्लियर? अब मैं बात करूं भारतीय इतिहास के बाद राजस्थान इतिहास की, तो राजस्थान इतिहास का जनक हम किसे कहेंगे? राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहते हैं हम? कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं। अब ये भी क्या था? एक ब्रिटिश नागरिक था, एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज सैनिक के रूप में भारत आया था, जेम्स टॉड। अब एक बात समझो, राजस्थान का इतिहास कितना पुराना है? पुरानी से पुरानी बात आप राजस्थान इतिहास में क्या सोच सकते हो? आप खुद सोच के बताओ। सबसे पुरानी जो आपको डेट याद है कि हाँ सर ये इतिहास की, राजस्थान इतिहास की सबसे पुरानी घटना है जो हमें याद है, कोई भी जो आपको याद हो सबसे पुरानी, हाँ क्या हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं पता? 551 में क्या हुआ था भाई? चौहान वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्थान में जैसे भैया ने कहा कि चौहान वंश जो राजस्थान में आया, उस चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी राजस्थान में वो कब हुई? 551 ईस्वी में। कितनी पुरानी बात कही? लगभग 2000 साल पुरानी बात कही कि नहीं कही? अच्छा, इससे पुराना और कोई जा सकता है क्या? गुर्जर प्रतिहार कब आए? तो फिर डेट ही तो काम है, यहाँ पे काम ही डेट का ही है। क्लियर? जैसे मैं कहूं इतिहास में प्रमाणित नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के बाटी राजवंश का एक शासक था जैसल बाटी, जिसने राजस्थान में बाटी राजवंश की स्थापना की। उस जैसल बाटी ने 230 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया था। अब मैं आपसे लगभग 300 साल और पीछे चला गया, तो ये सारी जानकारियां भी तो हमें मिल रही है। अब मैं वापस आऊं किसके ऊपर? मैं अभी जो मैंने बात कही उस पर ध्यान देना, और सीधा एक बार आना किसके ऊपर? जेम्स टॉड पे। जेम्स टॉड इंडिया कब आया? जेम्स टॉड इंडिया कब आया? 1800 मान सकता हूं, 1800 ईस्वी में आया। मतलब आज से लगभग 700 साल पहले। 700 भी कहां, बहुत कम है गया, लगभग 300 साल पहले भारत आया। तो इसने 300 साल पहले भारत आके ऐसा क्या काम कर दिया जो काम 551 ईस्वी के इतिहासकार नहीं कर पाए? ऐसा क्या किया इसने? अच्छा, एक चीज बताता हूं, रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था 1301 में, सॉरी 1303 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में इस जौहर की जानकारी देता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो इतिहासकार था वो 1500 ईस्वी का था। तो 1798 ईस्वी में एक बंदे ने राजस्थान के बारे में लिखा, और उससे पहले की एक घटना का लेखन एक व्यक्ति ने इससे पहले कर दिया था। तो हमने मलिक मोहम्मद जायसी को राजस्थान इतिहास का पिता क्यों नहीं कहा? कर्नल जेम्स टॉड तो बाद में आया, इसको क्यों कहा? बात समझ रहे हैं मेरी? वही बात यहां पे आती है। कर्नल जेम्स टॉड ने, हम देखो, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम राजस्थानी हैं, हमारे इतने सारे लेखक हुए और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम एक अंग्रेज अधिकारी को, एक अंग्रेज राइटर को हम राजस्थान के इतिहास का पिता कह रहे। क्यों? हमारे इतिहासकार कहाँ गए? ऐसा मन में आता है कि नहीं आता है? तो हम इसको क्यों कह रहे हैं? देखो, इसका कारण है। इसको कहने का कारण क्या है कि इस व्यक्ति ने राजस्थान के इतिहास को क्या लिखा? व्यवस्थित तरीके से लिखा। इसने 2 पुस्तकें लिखी। उन 2 पुस्तकों में इसने राजस्थान के समस्त राजवंशों की जानकारी दी, राजस्थान में जितने भी लोक रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यताएं हैं, उनकी जानकारी दी, राजस्थान के भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी, और एक क्रम में लिख कर दी, जिसको पढ़ के हम और जो विदेशी व्यक्ति हैं जो राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी उस पुस्तकों को पढ़कर राजस्थान के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस चीज को हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं उसे हम समझ भी अच्छा पाएंगे। और अगर हम चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं और जिस चीज को हम समझ पा रहे हैं उसका लेखन एक व्यक्ति ने किया, तो क्या इसको हम राजस्थान का पिता नहीं कहेंगे? देखो, इससे पहले भी राजस्थान के बारे में कई जानकारियां लिखी है, पर उन लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखी है। उन्होंने पर्टिकुलर किसी एक शासक के बारे में बता दिया। इसने पूरे राजस्थान के इतिहास को 2 पुस्तकों के अंतर्गत समेट दिया, और वो पुस्तकें हमें समझ भी आ रही है। इसने एक तरीके से लिखा है, उसको एक सिस्टम से, एक क्रमबद्ध रूप में, साक्ष्यों के साथ में लिखा है। इसीलिए हमने इसको राजस्थान के इतिहास का क्या कहा? पिता कहा। यह बात सबको समझ में आ गई क्या मेरी? क्लियर है? अब हम बात करें थोड़ी सी और आगे की, थोड़ी सी हम कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, इसके जीवन परिचय के बारे में बात करें, क्योंकि किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले
हमने उसके पिता के बारे में पढ़ा, कि उसके जनक के बारे में पढ़ा, तो जनक का थोड़ा जीवन परिचय लेना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, हम बात करें कर्नल जेम्स टोड के जीवन परिचय की थोड़ी सी। कर्नल जेम्स टोड, देखो कर्नल जेम्स टोड के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो जीवन परिचय में सबसे पहले जानना क्या जरूरी है? जन्म, और जन्म भी कब हुआ और कहां हुआ, दोनों बातें जाननी जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो इनका जन्म हुआ वो कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 20 मार्च को। कब हुआ था? और सन क्या था? 1782 में हुआ था। कब हुआ था कर्नल जेम्स टोड का जन्म? 20 मार्च 1782 में किसका जन्म हुआ था? कर्नल जेम्स टोड का। अब बात आती है कि जन्म हुआ कहां था, तो हुआ कहां था? ये एलिंगस्टन एक स्थान पड़ता है, कहां पर? इंग्लैंड में। ब्रिटिश था ना ये, इंग्लैंड का था, तो इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है, कौन सी? एलिंगस्टन। यहां पे इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बात करें कि एक व्यक्ति जो 1782 में इंग्लैंड में जन्म लेता है, वो राजस्थान के इतिहास के बारे में कैसे जानेगा? तो इसके लिए इसको राजस्थान आना पड़ेगा। तो हम बात करें कि ये सबसे पहले, अच्छा, राजस्थान में आने के लिए सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा? भारत में आना पड़ेगा। तो पहले बात करें भारत में कब आया ये, तो बात करते हैं क्या, भारत आगमन कब हुआ इनका? किसकी बात करेंगे? भारत आगमन की। तो भारत आगमन इनका कब हुआ? ये भारत आगमन इनका होता है 98-99 में। और भारत में सबसे पहले कहां पर आया ये? बंगाल में आया। कहां आया ये? भारत में सबसे पहले कहां आया? बंगाल में आया। अब क्यों आया बंगाल में? क्या कारण रहा भारत में? तो ये कैसे आया बंगाल में? ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के रूप में आया। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के रूप में। अब ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के रूप में क्यों आएगा? क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का अधिकार था। तो ये भी उन सेना के साथ कहां आया? भारत आया। अब भारत में आने के बाद कहां आएगा? राजस्थान में आएगा। तो देखो, राजस्थान आगमन की बात करें, राजस्थान आगमन, तो राजस्थान में ये सबसे पहले कब आया? 1806 ईस्वी में आया। कहां, कब आया राजस्थान में? 1806 ईस्वी में आया। और 1806 ईस्वी में आया कहां पर? ये आया कहां पर? मांडलगढ़ में आया। कहां आया? मांडलगढ़, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और जब ये आया था तब ये मांडलगढ़ कहां आता था? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? अब ये मेवाड़ में आएगा, कुछ साल रहेगा, और पुनः क्या करेगा? यहां से जाएगा, और फिर क्या करेगा? दोबारा वापस आएगा। तो जेम्स टोड राजस्थान कितनी बार आया? 2 बार आया, और दोनों बार 5-5 साल तक रुका। कितने साल तक रुका? 5-5 साल तक रुका। क्लियर? तो दूसरा आगमन इसका कब हुआ राजस्थान में? प्रथम आगमन तो ये हुआ। द्वितीय आगमन कब होगा? 1817 ईस्वी में होगा। और 1817 ईस्वी में ये कहां पर आएगा? उदयपुर व बूंदी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बन के आएगा। अब ये पॉलिटिकल एजेंट क्या बीमारी है, ये समझना भी जरूरी है कि ये बूंदी और मेवाड़ की जो रियासत थी उदयपुर की, उसमें ये एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कहां आया? भारत आया। अब देखो, ये पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है समझिएगा। हम एक शब्द पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में, क्या पढ़ते हैं? गवर्नर जनरल, या हम एक शब्द पढ़ते हैं वायसराय। ये शब्द हम पढ़ते हैं। देखो, ये है हमारा भारत। इस भारत पर अधिकार था किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का कोई एक मेन आदमी तो होगा जो भारत में ध्यान रखता होगा, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते थे? गवर्नर जनरल कहते थे। क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। अब मुझे एक बात बताओ कि एक अकेला गवर्नर जनरल पूरे भारत को संभाल सकता है क्या? नहीं संभाल सकता है, क्योंकि भारत में कई सारे राज्य थे। तो ये हर राज्य में क्या करता था? अपने अंडर में एक दूसरे व्यक्ति को बिठाएगा। तो इसके अंडर में कौन होता था? हाँ जी, इसके अंडर में कौन था? राजस्थान में 1857 की क्रांति में पढ़ा चुका हूं, एजीजी। और उसका नाम क्या था? हाँ,
था कौन, व्यक्ति का नाम बताओ। पढ़ा चुका हूं, कई बार यहां पे बात की मैंने। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। देखो इसके नीचे ये एक व्यक्ति रखता था जिसको क्या कहते थे? एजीजी कहते थे, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी का मतलब क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो जब ये गवर्नर जनरल राजस्थान में था तो एजीजी राजस्थान में वो देखो एजीजी बदलते रहते हैं। हमने 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पढ़ा था। अब क्या ये एक अकेला एजीजी पूरे राजस्थान को संभाल पाएगा क्या? क्योंकि राजस्थान में अलग अलग रियासतें, तो हर रियासत में ये वापस अपने अंडर में एक व्यक्ति को भेजेगा। तो इसके अंडर में जो व्यक्ति जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। अब बात समझ में आई। मैंने लिखा कि कर्नल जेम्स टोड 1817 में दूसरी बार राजस्थान आए और बूंदी और उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए। तो कैसे बन के आए समझ में आ गया? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर सबको? ये चीज क्लियर हो गई क्या? तो ये 2 बार कहाँ आए? राजस्थान आए। अब ये व्यक्ति जब 2 बार राजस्थान आया तो इसने राजस्थान के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। एक इतिहासकार के रूप में, एक खोजकर्ता के रूप में ये राजस्थान का दौरा किया इसने। पूरे राजस्थान को ये घुमा। इसने राजस्थान के विभिन्न स्थापत्य जो किले बने थे, दुर्ग बने थे, उनका भ्रमण किया इस व्यक्ति ने। सारे मंदिरों का, मस्जिदों का भ्रमण किया इसने। उसके अलावा राजस्थान के लोगों के खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी लोक परंपराओं को, नृत्यों को, चित्रशैलियों को, इन सभी को इसने देखा। फिर इसने राजस्थान के हर रियासत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इसको पता चला कि राजस्थान में ऐसे वीर वीर योद्धा हुए। तो अगर ऐसी घटनाएं किसी व्यक्ति के सामने आएगी तो व्यक्ति उन घटनाओं के प्रति आकर्षित होगा कि नहीं होगा? अगर आज मैं आपको किसी स्थान पर लेके जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तमिलनाडु ले गया, मैंने आपको पूरे तमिलनाडु में पहले उनकी संस्कृति कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे, उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ऐसा योद्धा हुआ था जिसने ये युद्ध लड़े थे, जिसने स्वाधीनता किसी की स्वीकार नहीं की थी, यहाँ पे ये इस प्रकार के राजा महाराजा हुए थे। तो आपको सडनली उस तमिलनाडु के इतिहास के बारे में या उन घटनाओं के बारे में आकर्षण पैदा होगा कि नहीं होगा? आप और जानने की इच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? जेम्स टोड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने पूरे राजस्थान को घूमा, राजस्थान को एक्सप्लोर किया और राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारियां इसको मिली। तो इसके मन में क्या आया कि क्यों ना इस राजस्थान के इतिहास को मैं व्यवस्थित रूप से जानूं और उस जानकर उस सारी जानकारी को मैं अपने ग्रंथों में लिखूं। तो जेम्स टोड के साथ भी यही हुआ। फिर आगे चल के क्या हुआ? देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड को जो उपाधि मिली हुई थी, इनकी उपाधि क्या थी? नाम तो इनका जेम्स टोड था, कर्नल इनकी क्या थी? उपाधि थी। और ये उपाधि इनको कौन देगा? ये इनको ब्रिटिश सरकार देगी। ब्रिटिश सरकार देगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कब दी गई? ये 1813 में दी गई। क्लियर? तो इस व्यक्ति ने पूरे राजस्थान का दौरा किया, राजस्थान का भ्रमण किया, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की स्थापत्य संस्कृति, रीति रिवाजों और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जब इसने जाना तो इसके मन में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ और इसने अपने संपूर्ण जीवन को राजस्थान के इतिहास को लिखने में क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। इसने सारे तथ्यों को इकट्ठा किया और उन समस्त तथ्यों को इसने कितने भागों में लिखा? 2 भागों में लिखा, जिन 2 भागों को हम अलग अलग पुस्तकों के रूप में जानते हैं। एक पुस्तक इन्होंने पहली कौन सी लिखी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पहली पुस्तक कौन सी लिखी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी? 1829 में। कब लिखी? 1829 में। और एक बात ध्यान रखना, 1829 से पहले हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का नाम राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था। वो राजस्थान शब्द ही नहीं आया था उस समय। उससे पहले राजस्थान को राजपुताना या राजस्थान के नाम से जाना जाता था। 1829 में जब कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास को लिखना आरंभ किया और अपनी पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इसने इस पूरे क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो जेम्स टोड ने किया। कब किया? 1829 में किया। कहां पर किया? तो अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। आ गई क्या मेरी बात सबको समझ में? उस प्रथम पुस्तक में इसने मेवाड़ के इतिहास को लिखा, मेवाड़ के संपूर्ण इतिहास को लिखा, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। इसके अलावा
उसने राजस्थान के जो समस्त राजवंश हैं उनकी वंशावलियों को लिखा। इस प्रथम पुस्तक में इसने ये 3 प्रकार की जानकारी दी। क्लियर आ गई बात समझ में? फिर इसने एक दूसरी पुस्तक लिखी, कब? 1832 में। कब लिखी दूसरी पुस्तक इसने? कब लिखी? 1832 में। क्या थी? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर? और उस पुस्तक में इसने जैसलमेर, चौहान वंश, आमेर, जो दूसरे बूंदी वगैरह जितने भी राजवंश बचे, और इसके अलावा राजस्थान में जो धर्म संप्रदाय है, जो रीति रिवाज हैं, जो यहाँ पर कल्चर है, रीति रिवाज, उन सब के बारे में इसने लिखा अपनी द्वितीय पुस्तक में। और इन 2 पुस्तकों के माध्यम से इसने संपूर्ण राजस्थान के संस्कृति को, इतिहास को और भूगोल को क्या कर लिया? कवर कर लिया, और व्यवस्थित ढंग से लिखा। इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर देखो, आज राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक, विदेशी पर्यटक क्यों आते हैं भाई? शुरुआत से ये रहा है, शुरुआत से ये बात रही कि नहीं रही? सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी राजस्थान में ही आते हैं। पूरे इंडिया की बात करें, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो या हमारा उदयपुर हो, सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी आते हैं। क्यों आते हैं? देखो, विदेशियों की या अंग्रेजों की एक सबसे अच्छी बात है, चाहे अंग्रेज ले लो या विदेशी कोई भी ले लो आप, उनकी एक सबसे अच्छी बात क्या है? किताबें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो? और हम क्या करते हैं? किताबों से दूर भागते हैं। तो विदेशियों की सबसे अच्छी आदत होती है, वो क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं। खाली टाइम में क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं। जेम्स टोड की किताबें भी काफ़ी लोग पढ़ते होंगे। जब हम, अब देखो, जेम्स टोड ने जो सुना, जो समझा, वो राजस्थान इतिहास के बारे में लिखा, और राजस्थान इतिहास को वैश्विक पटल पर जो स्थान मिला, एक राजस्थान की हिस्ट्री, हम कहते हैं राजस्थान की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा रिच मानी जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री मानी जाती है राजस्थान की। तो जेम्स टोड ने उसको लिखा, और लिखेगा तो किताबें प्रकाशित होगी, और किताबें प्रकाशित होगी तो लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो राजस्थान के बारे में जानेंगे, और जब राजस्थान के बारे में लोग जानेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यार इतना अच्छा स्थान है कहीं पर, तो हमें जाकर क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। जहाँ का कल्चर भी इतना अच्छा है, जहाँ का धार्मिक सद्भावना इतनी अच्छी है, जहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी है, जहाँ का स्थापत्य आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, और जहाँ पर इतने सारे राजवंश हैं और इतने सारे योद्धाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस स्थान पे लोग आना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसीलिए आज राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी सैलानी आते हैं, और इसका श्रेय किसको जाता है? जेम्स टोड को जाता है। आज अगर जेम्स टोड अपनी पुस्तकें नहीं लिखता तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को राजस्थान के लोग जानते और भारत के लोग जान लेते। क्या विदेशी लोग जान पाते? क्या नहीं जान पाते। तो राजस्थान को एक वैश्विक पटल पर फेमस करने का काम, प्रसिद्धि दिलाने का काम जो किया, वो किस व्यक्ति ने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया। इसीलिए हम जेम्स टोड को क्या मानते हैं? भारतीय इतिहास का पिता मानते हैं, सॉरी, राजस्थान इतिहास का पिता मानते हैं। क्लियर हो गई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? देखिए, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, तो मैं लिख सकता हूं कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी राजस्थान यात्रा का वृतांत अपनी 2 पुस्तकों में लिखा, जिसमें टोड द्वारा क्रमबद्ध रूप से राजस्थान की संपूर्ण जानकारी दी गई। क्लियर? अब उन दोनों पुस्तकों के बारे में बात करें तो जो पहली पुस्तक इन्होंने लिखी वो कब लिखी थी? 1829 में। क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर? और इस बुक में ही कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1829 में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किसने किया? जेम्स टोड ने किया।
क्लियर। इसके अलावा यहां पर और क्या जानकारी दी गई, यहां पर लिखा गया क्या, मेवाड़ का इतिहास, उसके अलावा राजवंशों की वंशावलियां, राजवंशों की वंशावलियां, और क्या लिखा, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ये समस्त जानकारियां द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किसने दी, कर्नल जेम्स टॉड ने दी। उसके अलावा जो इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, तो दूसरी पुस्तक कौन सी थी जो इन्होंने लिखी 1832 में, उसका नाम क्या था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेकंड पुस्तक इन्होंने लिखी। इस दूसरी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के राजवंशों की जानकारी, मतलब मेवाड़ के अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे यहां लिखे इन्होंने, राजवंशों की जानकारी। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा है, यहां पर राजस्थान के रीति रिवाजों के बारे में लिखा है इन्होंने, रीति रिवाज, कला संस्कृति। अब देखो कला संस्कृति में सब कुछ आ गए, स्थापत्य भी आ गया, चित्रशैलियां, कला, जितनी भी चीजें वो सारी आ गई। ये समस्त जानकारियां इन्होंने कहाँ दी, अपनी दूसरी पुस्तक में। और ये दो महान काम करने के बाद 3 साल बाद किसकी मृत्यु हो गई, जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई। देखो जेम्स टॉड की मृत्यु कब होती है, 8 नवंबर। जेम्स टॉड की मृत्यु कब हुई, 8 नवंबर 1835 में। कब हुई, 1835 में हुई। और 18 नवंबर है, ओके 18 नवंबर, बस 18 नवंबर 1835 में हुई। क्लियर हो गई ये बात। और समझिए इनकी जो ये दोनों पुस्तकें थी, इन दोनों पुस्तकों के लेखन का काम तो जेम्स टॉड ने किया था, और लोगों के समक्ष लाने का काम किसने किया, विलियम क्रुक ने किया। किसने किया, एक अन्य व्यक्ति था विलियम क्रुक, जिसने 1839 में कर्नल जेम्स टॉड की इन दोनों पुस्तकों का क्या करवाया, प्रकाशन करवाया और लोगों के समक्ष लाने का काम किया। तो यह बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति था कौन, विलियम क्रुक द्वारा 1839, मतलब इनकी जो पुस्तकें थी इनकी मृत्यु के बाद लोगों के सामने आई। द्वारा ईस्वी में टॉड की पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। अब यह प्रश्न पूछा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तकों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो विलियम क्रुक के द्वारा किया गया। अच्छा एक चीज और, हमने कहा भारत आए तो थे, अब भारत से इनको वापस भेजना भी तो पड़ेगा। तो भारत से गए कब थे, 1822 में। कब गए थे, 1822 में। इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, काफी घूमे राजस्थान, फिर बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद वापस कहाँ चले गए। भाई व्यक्ति बीमार होता है कहाँ जाता है, अपने घर पे जाता है, तो घर पे जाएगा तो कहाँ जाएंगे, ये 1822 ईस्वी में जेम्स टॉड स्वास्थ्य कारणों से पुनः, और इंग्लैंड जाते समय इन्होंने एक महान काम और भी किया, पुनः इंग्लैंड लौट गए। देखो हम जब आगे जाके शिलालेख पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे, तो शिलालेख में हम एक शिलालेख पढ़ेंगे, मानमोरी का शिलालेख। कौन सा पढ़ेंगे, मानमोरी का शिलालेख, जो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ, चित्तौड़ से एक शिलालेख प्राप्त होता है, मानमोरी का शिलालेख। उस मानमोरी के शिलालेख को ये कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ कहाँ ले जा रहे थे। और देखो उस समय क्या हवाई जहाज होते थे क्या, नहीं होते थे, जहाजों पानी से यात्रा करते थे, समुद्र से। तो अपने साथ नाव में रख के, जहाज में रख के किसको ले जा रहे थे, मानमोरी के शिलालेख को। इतना ज्यादा हेवी था कि रास्ते में नाव क्या हो गई, डोलने लग गई, तो उस समुद्र में फेंक दिया मानमोरी के शिलालेख को। किसने, जेम्स टॉड ने। अब ये प्रश्न पूछा जाता है
कि इंग्लैंड लौटते समय कर्नल जेम्स टोड अपने साथ कौन सा शिलालेख ले गए, और वजन ज़्यादा होने के कारण कहाँ डाल दिया, कौन सा शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। टोड इंग्लैंड लौटते समय अपने साथ मानमोरी का शिलालेख ले गए, जिसे, तो ये मानमोरी का शिलालेख क्या है, शिलालेख में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फेंक दिया। क्लियर, ये बात भी ध्यान रखनी है जेम्स टोड के बारे में। दो अन्य बातें छोटी छोटी और ध्यान रखनी है। पूछा जाए कि टॉड की जो ये पुस्तकें थी, पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी तो करना पड़ेगा, भारत के लोग कैसे पढ़ेंगे, इन्होंने तो इंग्लिश में लिखा होगा, तो हिंदी अनुवाद किसने किया, कौन करेगा, राजस्थान के इतिहासकार गौरी शंकर, GH ओझा भी कह सकते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन ओझा साहब को हम बहुत पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में अगर टोड के बाद में किसी ने राजस्थान इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा है तो किसने लिखा है, GH ओझा साहब ने लिखा है। दूसरी बात, टोड के गुरु कौन थे, कर्नल जेम्स टोड के गुरु, गुरु का नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी PTT का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, यति ज्ञानचंद्र। किसने किसने की, कौन थे इनके गुरु। अच्छा, इन्होंने जिंदगी में एक गलती भी की थी, उस गलती का नाम क्या था, जूलिया जकरबर्ग। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इनका राजस्थान में एक उपनाम भी है, उपनाम क्या है, इनको क्या कहते थे, क्योंकि पूरे राजस्थान में किस पे बैठ के घूमे, तो इनका नाम क्या था, घोड़े वाले बाबा। क्लियर आ गई क्या मेरी बात सबको समझ में। ये था कर्नल जेम्स टोड का क्या पूरा जीवन परिचय। तो ये काम इन्होंने राजस्थान में रहकर किए, और राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। आज घर पे जाके एक काम करेंगे, गूगल खोलेंगे, उस पर इसकी पुस्तक का नाम लिखेंगे और लिखेंगे हिंदी PDF आगे, क्या लिखेंगे, पूरी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज हिंदी में आपके सामने आ जाएगी। लगभग 700 से 800 पेज की PDF है, उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा कि जेम्स टोड ने क्या लिखा है राजस्थान के बारे में। क्लियर आ गई बात समझ में। राजस्थान के इतिहास के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी है वो आप उनकी राइटिंग में पढ़ सकते, उनकी राइटिंग तो खैर नहीं होगी, हिंदी में होगा, बट उनके शब्दों में पढ़ सकते हैं आप। क्लियर, इसको उतार लीजिए, और नहीं टाइम लग रहा उतारने में, कोई फोटो खींचना चाहता हो तो फोटो भी खींच सकता है, दोनों सुविधाएं हैं आपके पास। और जिसने लिख रखा है वो शांति बनाए रखें, लिखना है, फोटो खींचना है, आपको लिखना हो तो लिख सकते, दोनों सुविधाएं हैं, दोनों सुविधाएं हैं। फिर कल से मैं कंटिन्यू लिखाऊंगा आपको, कल से मैं फोटो नहीं खींचने दूंगा आपको बराबर। आज तो क्या पूरा एक साथ पढ़ा दिया, कल 2-2, 3-3 स्लाइड पढ़ा के पहले लिखने का टाइम दूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। तो जो लिखना चाहता है वो लिख ले, जो फोटो खींचना चाहता है वो फोटो खींच ले। समझ में आया क्या सबको। हाँ जी, जेम्स टोड अच्छे से याद हो गया, ठीक है। ये पूरे जेम्स टोड का जीवन परिचय था। क्लियर। हो गया ये। तो पुराने में भी जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा था वो लिख लेना, हाँ मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। पुराने जो है जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा हो साथ साथ में लिख लेना, उतार लेना। क्लियर। फोटो खींचना है क्या आपको, खींच लो फटाफट खींचो। अच्छा
देखो कर्नल जेम्स टोड ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट भी दिए राजस्थान के बारे में, काफ़ी स्टेटमेंट दिए। उन स्टेटमेंट को कई काफ़ी किलों के बारे में दिए। जैसे इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को भी क्या कहा था, राजस्थान की थर्मोपोली कहा था। इन्होंने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, राजस्थान का मैराथन कहा था। तो ये उपनाम भी इन्होंने काफ़ी दिए, कई किलो के बारे में इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। तो वो हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे उनके साथ साथ जेम्स टोड के नाम के साथ में लिखते रहेंगे। क्लियर। एक मूवी देखी होगी आप सबने, द जंगल बुक सबने देखी होगी, नाम तो सुना ही होगा। जंगल बुक मूवी है, वो एक बुक पे बनी हुई है। उस बुक को किसने लिखा, किसने नाम लिया ये रुडयार्ड किपलिंग का, वेरी गुड। वो बुक किसने लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी द जंगल बुक, उसके ऊपर मूवी बनी थी। क्लियर। ये रुडयार्ड किपलिंग भी राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ही शानदार बात लिखता है। इसने भी राजस्थान के इतिहास को काफ़ी हद तक देखा और रिसर्च किया। ये राजस्थान के इतिहास के बारे में एक बात लिखता है, क्या लिखता है, जिसको सुन के आप सबको गर्व महसूस होगा कि हम राजस्थान की धरती पे हमने जन्म लिया है। इसने राजस्थान के बारे में क्या कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने, कि मैं जब जब राजस्थान की धरती पर अपने कदम रखता हूँ, क्या करता हूँ, जब जब मैं राजस्थान की धरती पे आता हूँ और उसके ऊपर अपने कदम रखता हूँ, तो ये सोच के मेरे मन में डर आ जाता है कि मेरा पाँव किसी वीर या वीरांगना के अस्थि अवशेष पर नहीं पड़ा हो। मतलब ये कहता है कि राजस्थान की भूमि जहाँ जाओ वहाँ कोई ना कोई वीर और वीरांगना राजस्थान में रहे हैं। हर जगह किसी न किसी युद्ध या किसी न किसी व्यक्ति की वीरता से जुड़ी हुई है। तो इस धरती पे इतना खून गिरा है, इतने लोगों ने इस धरती पर अपना बलिदान दिया है कि मैं अपने पैर भी ध्यान से रखता हूँ कि किसी वीर या वीरांगना का कोई अस्थि अवशेष नहीं हो और उसके ऊपर मेरा पाँव नहीं पड़ जाए, ताकि मेरे से उसका अपमान नहीं हो जाए। इतनी बड़ी बात लिखता है कौन, रुडयार्ड किपलिंग। किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। क्लियर, ये हो गया, फोटो खींच लिया। और खींचना है फोटो। क्लियर, समझ में आया। जितने भी आप न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, चीज़ें हो रही है, समझ में आ रही है। आपने किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब आपने कौन से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग करना चाह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने कौन सा एग्ज़ाम देंगे? बीएड वगैरह कर रखी है आपने? बीएड कर रखी है, तो रीट वगैरह की तैयारी करेंगे आप आरएस के लिए? आरएस के लिए आप सभी आरएस के लिए हैं? आप एसआई के लिए हैं? अच्छा, और कहाँ से हैं आप? सब एक ही जगह से हैं क्या आप चारों? कहाँ से हैं? मोडी बाटेडा से। क्या मिनारिया हो क्या आप सब? तो आपकी क्या कहा है? अच्छा, आप तीनों साथ में हैं? उदयपुर से ही है प्रॉपर तीनों? आपका डूंगरपुर से, भीलवाड़ा से। स्वागत है आप सभी का निर्माण पे। चलिए, हो गया ये? मेरा नहीं खींचना, इसका खींचना। मेरा फोटो खींच रहे हैं, मेरा मत खींचो। कभी सुबह सुबह उठे और गलती से खुल गया, पूरा दिन खराब हो जाएगा। हो गया क्या ये? हाँ, वही कह रहा हूँ ना, डर जाओगे कहीं मेरा फोटो सुबह सुबह खुल गया तो, और दिन खराब निकलेगा, क्या मतलब है? क्लियर? हाँ जी, हो गया ये? कल से फोटो नहीं खींचने दूंगा, हाँ पहले बोल रहा हूँ। लिखने का टाइम दूंगा बराबर। हो गया ये? क्लियर सबका? क्लियर? तो बैग पैक कर लिए क्या आप लोगों ने? अभी तो टॉपिक आगे जाएगा और थोड़ा सा जाना है क्या आप लोगों को? चलिए ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं।